सो गाइस हम लोग हमारा एग्जांपल देखते हैं। मान लो हमारे पास एक कंपनी है, ठीक है, जिसका नाम है किंगफिशर। ठीक है, कौन है? किंगफिशर। ठीक है, किंगफिशर। तो ये कंपनी क्या हो रही है? वाउंडिंग अप हो रहा है इसका। इसका क्या हो रहा है? वाउंडिंग अप, या फिर यह क्या हो रही है? लिक्विडेट हो रही है। ठीक है, और इस कंपनी ने क्या लिया हुआ है? बैंक से। बैंक से क्या लिया? ठीक है, हम ओके। सो हमारे पास जो कंपनी है, कौन सी कंपनी है? किंगफिशर। ठीक है, किंगफिशर। इस कंपनी ने क्या लिया हुआ है? बैंक से लोन लिया हुआ है। कितने करोड़ का? मान लो 500 करोड़ का। ठीक है, और इसने बदले में क्या दिया हुआ है? किसके ऊपर लोन लिया हुआ है? फ्लोटिंग लोन लिया हुआ है, कंपनी के स्टॉक के ऊपर। ठीक है, और अब ये कंपनी क्या हो रही है? वाउंड अप हो रही है, या फिर ये कंपनी क्या हो रही है? लिक्विडेट हो रही है। तो अब ये क्या हो रही है? या तो लिक्विडेट हो रही है या वाउंडिंग अप हो रही है। तो इस केस के अंदर अब क्या बोलते हैं, जो कंपनी अगर ये वाउंडिंग अप की प्रोसेस में चली गई, किसकी प्रोसेस में चली गई? वाउंडिंग अप की प्रोसेस के अंदर चली गई अगर ये कंपनी, तो इस केस के अंदर क्या होगा? जो कंपनी का ये स्टॉक है, जिसके ऊपर कंपनी, जो बैंक ने क्या लिया हुआ है? लोन दिया हुआ है, तो अब कंपनी क्या करेगी? इस स्टॉक को क्या नहीं कर सकती? सेल नहीं कर सकती। अब ये जो स्टॉक है वो क्या बन जाएगा? फिक्स्ड बन जाएगा। ठीक है, अब ये स्टॉक क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। अब इसके ऊपर कोई भी कंपनी क्या नहीं कर सकती? सेल नहीं कर सकती। तो यही बात हमें बोली हुई है यहाँ पर। कहाँ पे? हमारे इस पॉइंट के अंदर देखो क्या बोला हुआ है हमें, कि वैन क्रेडिटर इन्फोर्स द सिक्योरिटी और द कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन, यानी कंपनी क्या चली जाती है? लिक्विडेशन के अंदर चली जाती है। अगर कोई भी फ्लोटिंग चार्ज जो क्रिएट किया हुआ है वो क्या हो जाएगा? फिक्स बन जाएगा। और एसेट्स अवेलेबल ऑन द डेट विच बिकम इनटू एग्जिस्टेंस देयर आफ्टर, यानी तो अब उसके बाद ये जो हमारा फ्लोटिंग चार्ज है वो क्या चार्ज बन जाएगा? हमारा फिक्स चार्ज है वो बन जाएगा। ये बात हमें यहाँ पे बताई हुई है। आई होप गाइस ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हमें क्या बोला हुआ है? और अगर हमारा जो फ्लोटिंग चार्ज है, हमारा फ्लोटिंग चार्ज वो क्या बन जाता है? कन्वर्ट हो जाता है किस में? फिक्स चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? क्राइटस इसे ही हम क्या बोलते हैं? क्राइलाइट, सॉरी, कहाँ गया? हाँ, इसे हम क्या बोलते हैं? क्राइस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। इसे हम क्या बोलते हैं? क्राइटलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। मतलब क्या हो गया? जो फ्लोटिंग चार्ज था वो कन्वर्ट किस में हो गया? फिक्स में हो जाएगा। यानी या तो हम इसे क्या बोल देंगे? क्राइटलाइजेशन बोल देंगे, या फिर हम इसको क्या बोल देंगे? एक और भी नेम होता है इसका, crystallization of floating charge may occur when the terms or condition of floating charge are violated by the company cease to continue its business or company goes into liquidation। यानी जो हमारे क्राइटलाइजेशन चार्ज है वो कब क्रिएट होगा? क्राइटलाइजेशन चार्ज है तब क्रिएट होता है जब क्या होता है? जब हमारी जो कंपनी होती है वो क्या चली जाती है? या तो लिक्विडेशन के अंदर चली जाती है, या फिर कंपनी क्या करती है? जो फ्लोटिंग चार्ज देने के लिए जो कंडीशन रखी गई थी वो क्या करती है? उनको फुलफिल नहीं करती। तो हम इसे क्या बोल देते हैं? क्राइटलाइजेशन चार्ज बोल देते हैं, क्राइस्टलाइजेशन चार्ज। ठीक है, तो ये कौन से चार्ज बन जाते हैं? हमारे क्राइस्टलाइजेशन चार्ज बन जाते हैं। गाइज आपको यहाँ पे एक शॉर्ट नोट लिखना दिया जा सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये क्राइटलाइजेशन चार्ज है। ठीक है, वो कब बनता है? क्राइटलाइजेशन चार्ज तब बनता है जब कंपनी क्या करती है? या तो फ्लोटिंग चार्ज की कंडीशन का डिफॉल्ट करती है, या फिर कंपनी क्या करती है? जो फ्लोटिंग चार्ज का डिफॉल्ट करती है, या कंपनी क्या चली जाती है? वाउंडिंग अप के अंदर चली जाती है। तो इस केस के अंदर जो हमारा फ्लोटिंग चार्ज होगा वो क्या चार्ज बन जाता है? फिक्स चार्ज बन जाता है। बेटर ये होगा कि आप फ्लोटिंग चार्ज को फिक्स चार्ज ना लिख के उसे आप ये क्राइटलाइजेशन से लिखें। ठीक है, तो क्राइटलाइजेशन लिखेंगे तो आपको क्या मिलेंगे? अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एक लो की लैंग्वेज में आप लिख रहे हो, जो प्रॉपर कीवर्ड है उनका यूज़ कर रहे हो, तो आप क्या लिखेंगे? फ्लोटिंग चार्ज किस में कन्वर्ट हो जाता है? फिक्स चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोग इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्राइटलाइजेशन। ठीक है, क्राइटलाइजेशन हम इस प्रोसेस को बोलकर चलते हैं। ओके गाइस, तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको इस क्राइटलाइजेशन के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना दिया जा सकता है, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद देखो, उसके बाद आता है ड्यूटी टू रजिस्टर चार्ज। ठीक है, ये किसकी ड्यूटी है चार्ज रजिस्टर करवाने की? वो बात हमें यहाँ पे बताई हुई है। तो किसकी ड्यूटी होती है ये हम लोग देख के चलेंगे। ठीक है, देखो इसके अंदर हमें क्लोज ए, और उसके बाद क्लोज बी, क्लोज सी, और क्लोज डी। हमें यहाँ पे क्या बताया है? क्लोज डी। देन उसके बाद हमें कोई भी क्लोज और एक्स्ट्रा नहीं दिया हुआ। क्लोज डी तक हमें, या फिर ई एफ। ठीक है, हमें एफ तक पढ़ के चलने हैं। लेकिन ये पढ़ाने से पहले मैं क्या कर पढ़ाना चाहूँगी आपको,
हम लोग ये पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेबिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज बाय चार्ज होल्डर एंड देन एक्वाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चार्ज एंड मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। तो उससे पहले हम लोग क्या करके चलेंगे, हमारा जो ये दोनों जो है सेक्शन नंबर 78 और 79 हम लोग पहले वो कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग सेक्शन कौन सा हमारा 77 है वो कवर करके चलेंगे। सो सबसे पहले हम जो हमारा सेक्शन यहाँ पे कवर करके चलेंगे वो कौन सा है, सेक्शन नंबर 78। तो यहाँ पे हमें 78 क्या बोलता है, ये बोलता है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज बाय चार्ज होल्डर, यानी चार्ज होल्डर वो क्या कर रहा है, रजिस्ट्रेशन के लिए क्या कर रहा है, एप्लीकेशन दे रहा है किसको, कंपनी को, सॉरी रजिस्ट्रार को। देखो इट सीम दैट द फोरगोइंग डिस्कशन नॉन रजिस्ट्रेशन और डिले ऑफ रजिस्ट्रेशन, इसको हम अभी कवर नहीं करते, चलो हम लोग हमारा सेक्शन 77 ही करते हैं पहले, उसके बाद हम लोग ये सारे सेक्शंस को कवर करेंगे नेक्स्ट। चलो इस यहाँ पे क्या बोला, हमें बताया ड्यूटी टू चार्ज रजिस्टर, यानी किसकी ड्यूटी होती है, कौन चार्ज रजिस्टर जमा कराएगा, मतलब हमें यहाँ पे जो प्रोसेस दी हुई है, क्या दी है हमें यहाँ पे प्रोसेस, हमें यहाँ पे प्रोसेस बताई हुई है, किस चीज़ की प्रोसेस बताई हुई है, चार्ज को हम कैसे रजिस्टर करवाते हैं, कितना टाइम पीरियड होता है, तो वो सब कुछ यहाँ पे हमें डिफाइन किया हुआ मिलता है। सबसे पहले बात है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज का कौन रजिस्ट्रेशन कौन करवाएगा, तो रजिस्ट्रेशन बाय द कंपनी क्रिएटिंग ए चार्ज, यानी क्या है, जिस कंपनी ने चार्ज क्रिएट किया है वो कंपनी क्या करवाएगी, रजिस्ट्रेशन कराएगी। लाइक हमारा बैंक हो गया, तो वो क्या करेगा, चार्ज क्या करेगा, रजिस्टर करवाएगा। इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द कंपनी क्रिएटिंग ए चार्ज विद इन आउटसाइड इंडिया और इट्स प्रॉपर्टी और एसेट्स or any other undertaking, tangible or otherwise, are situated outside India to register the particular out for the charge। देखो अगर क्या होता है, हमारी कोई कंपनी है, ठीक है, जिसकी प्रॉपर्टी या तो इंडिया के अंदर है, यानी कोई भी प्रॉपर्टी अदरवाइज के अंदर आपको आगे पता चलेगा क्या क्या कवर होता है, यानी टेंजिबल एसेट्स तो आ गया यहाँ पे। अब टेंजिबल के बाद में हमारे जो सिक्योरिटीज़ हो गए, यानी हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ हमारी यहाँ पे सारी आ जाएंगी। हमारा स्टॉक हो गया, यानी वो सब अगर या तो वो इंडिया के अंदर है या फिर इंडिया के बाहर है, तो उस केस में हमें क्या करवाना पड़ेगा, उसके ऊपर अगर कोई भी चार्ज क्रिएट हुआ है तो उस सिचुएशन के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, आरओसी के अंदर हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको फाइल कराने पड़ेंगे, हमें बताना पड़ेगा कि हमने इस असेट्स के ऊपर क्या करवाया है, चार्ज क्रिएट करवाया है, ठीक है। 10 द चार्ज में बी क्रिएटेड विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, यानी चार्ज हम लोग इंडिया के अंदर भी क्रिएट करवा सकते हैं और आउटसाइड इंडिया के अंदर भी करा सकते हैं। सब्जेक्ट मैटर ऑफ द चार्ज द प्रॉपर्टी और असेट्स और एनी अदर कंपनी अंडरटेकिंग में बी सिचुएटेड इन इंडिया और आउटसाइड, यानी वो इंडिया के अंदर भी हो सकती है, आउटसाइड इंडिया के अंदर भी हो सकती है, ठीक है। द प्रॉपर्टी और असेट्स चार्ज में भी टेंजिबल असेट्स और सच एज लैंड बिल्डिंग और अदरवाइज। देखो अदरवाइज में हमें यहाँ पे क्या कर दिया, टेंजिबल असेट्स तो हमें बता दिया, उसके बाद क्या हो सकती है अदरवाइज, अदरवाइज यानी हमारे कोई भी शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स के अंदर कंपनी ने क्या किया हुआ है, इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो सब क्या हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं। इंटेंजिबल असेट्स हमारे पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, तो वो सब भी क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। ये देखो हमारा हेडिंग क्या थी, मेन हेडिंग थी इसकी, रजिस्ट्रेशन बाय द कंपनी क्रिएटिंग ए चार्ज, यानी कंपनी ने चार्ज किए क्रिएट किया है तो उसका कंपनी क्या करवा रही है, रजिस्ट्रेशन करा रही है। यानी कोई भी प्रॉपर्टी वो इन इंडिया हो या फिर आउटसाइड इंडिया हो, यानी कोई भी प्रॉपर्टी जो क्या हो, इन इंडिया हो या फिर आउटसाइड इंडिया हो, चाहे वो टेंजिबल हो, चाहे वो इंटेंजिबल, चाहे वो टेंजिबल हो या फिर चाहे वो कोई फाइनेंशियल एसेट्स हो लाइक शेयर डिबेंचर, तो भी, या चाहे पेटेंट हो, कॉपीराइट हो, यानी टेंजिबल हो इंटेंजिबल हो, तो हम लोग उन पे क्या करते हैं, चार्ज क्रिएट करते हैं। तो हम लोग उनके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उनको हम लोग क्या करवाते हैं, रजिस्टर ऑफिस में सबमिट करवा के चलते हैं। सो देखते हैं, द वर्ड अदरवाइज यूज टू बी इन सेक्शन वुड हैव इफेक्ट द वेंडरिंग द स्कोप एंड ऑपरेशन ऑफ प्रोविजन, यानी ये क्या कर रहा है, उसको जो हमारा हमने यहाँ पे जो अदरवाइज वर्ड यूज़ किया था वो क्या कर रहा है, थोड़ा वाइडली टर्म को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। यानी द चार्ज इज क्रिएटेड बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, यानी जो क्या करते हैं हम, टाइटल डीड यानी ओनरशिप डीड, यहाँ पे मैं आपको एक ये सब्स्टिट्यूशन वर्ड है बट आपको क्या करना है, एग्जाम में टाइटल डीड वर्ड यूज़ करना है, आपको जो ये ओनरशिप डीड है इसको यूज़ नहीं करना, ये तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये वर्ड यूज़ किया है, ठीक है। तो कौन सा वर्ड हम लोग अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज़ करें, ओनरशिप डीड, ठीक है। तो अगर हमें किसी प्रॉपर्टी के लिए चार्ज क्रिएट करना है तो उस केस के अंदर क्या होगा, जो हमारा ओनरशिप डीड होगा वो हमें क्या करनी पड़ेगी, रजिस्टर करानी पड़ेगी ऑफ द बोरोविंग कंपनी, यानी जिस कंपनी ने हमें क्या दिया, लोन दिया है, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको एक नीचे लिखा हुआ मिलेगा कि सेक्शन 108F ऑफ प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के बारे अंदर क्या हुआ आपको ये बताया हुआ है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। यानी बोरोविंग कंपनी जिसके नाम जो कंपनी क्या कर रही है उससे परचेज कर, जो कंपनी चार्ज क्रिएट कर रही है तो उसको हमें क्या ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी, हमारी टाइटल डीड ओनरशिप डीड हमें ट्रांसफ़र करके चलनी पड़ेगी। फिर ये क्या बोल रहे हैं,
रजिस्ट्रेशन बाय द चार्ज होल्डर, ठीक है, सेक्शन 78 वो हम आगे पढ़ेंगे। प्रोवाइडेड दैट इन केस कंपनी की रेटिंग ए चार्ज फेल टू रजिस्टर द चार्ज विद इन द prescribed period of 30 days then the person whose favor charge is created can get charge register, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अगर कोई भी कंपनी देख रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, कंपनी को क्या करना पड़ता है, जो टाइम लिमिट हमें दी हुई है मैं आपको आगे पढ़ाने वाली हूँ। चलो पहले हम टाइम लिमिट पढ़ लेते हैं। देखो ये टाइम लिमिट क्या है, थोड़ी सी ट्रिकी है, तो आपको थोड़ा दिमाग लगा के क्या होगा इसको समझना पड़ेगा। मैं आपको ये डायग्राम के थ्रू समझाने वाली हूँ, बिल्कुल इजी से आपको क्या होगा समझ आ जाएगा। देखो ये क्या बोल रहा है कि चार्ज क्रिएटेड बिफोर, यानी अगर कोई भी चार्ज है जो क्रिएट हुआ है किससे बिफोर, टू 2 नवंबर 2011, 2 नवंबर को 2018 से पहले, यानी ऑन और बिफोर नहीं है, ये क्या है बिफोर, यानी इससे पहले अगर कोई भी चार्ज क्रिएट हुआ है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं विद इन 13 डेज हम लोग क्या करना पड़ेगा, उसे रजिस्ट्रार के पास क्या कराना पड़ेगा, सबमिट करवाना पड़ेगा, यानी उसे रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अगर हम लोग फेल हो जाते हैं रजिस्टर करवाने के अंदर, तो उसे रजिस्ट्रार क्या करती है, एक्सटेंड करती है, उस टाइम को क्या करती है, एक्सटेंड करती है। और वो टाइम कहाँ तक एक्सटेंड करती है, 300 दिन, यानी 300 डेज तक हम लोग क्या कर सकते हैं, उस टाइम को एक्सटेंड कर सकते हैं। यानी यहाँ से जब से चार्ज क्रिएट हुआ है तो वहाँ से लेकर, यानी ऑन पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस, यानी एडिशनल फीस पे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, 300 डेज हम उसको क्या कर सकते हैं, उस टाइम पीरियड को एक्सटेंड करवा सकते हैं। अगर कंपनी क्या होगा, अगर कंपनी क्या होता है कि इस 300 डेज को भी के अंदर भी रजिस्टर नहीं करवाती, यानी कंपनी वाज सो लेजी, कंपनी सोचती है करवा लेंगे करवा लेंगे करवा लेंगे, या फिर कंपनी को क्या लगता है कि अच्छा मेरे किसी डायरेक्टर ने करवा दिया होगा, या फिर मेरे किसी एम्प्लॉय ने करवा दिया होगा, या फिर किसी एमडी ने करवा दिया होगा, तो इन लोगों ने क्या होगा नहीं करवाया, तो इसकी वजह से क्या होता है कंपनी डिले हो जाती है। तो उस केस में क्या होता है कंपनी को फर्दर एक्सटेंशन मिलता है। कितना एक्सटेंशन, कंपनी को कहते हैं कि 2018, यानी 2 नवंबर 2018 के बाद में तुम्हें 6 मंथ मिलते हैं। कितने मंथ, 6 मंथ के अंदर तुम क्या कर सकती हो, 6 मंथ के अंदर अंदर तुम क्या करवा सकते हो, रजिस्ट्रेशन है वो अपना चार्ज करवा सकती हो। अदरवाइज तुमने चार्ज नहीं करवाया तो हम लोग तुम्हें क्या मान लेंगे, कॉन्ट्रावेंशन मान लेंगे, तुमने क्या है लो का कॉन्ट्रावाइन किया है, कॉन्ट्रावेंशन किया है, ठीक है। इसके लिए कंपनी को क्या पे करनी पड़ेगी, कुछ फीसेज होंगी, जो कंपनी को एडिशनल फीस होगी कंपनी को एक्सटेंड करवाने की, वो पे करनी पड़ेगी। और उसके लिए क्या होगा कि हर कंपनी के लिए, जो कंपनी पे डिपेंड करता है उनके लिए क्या हो सकती है, ये फीस डिफरेंट हो सकती है। लाइक हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके थ्रू हम लोग इसको कवर करके चलते हैं। देखो ठीक है, हम लोग हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। अब मान के चलो कि 30 जून, ठीक है, मैं ऐसे ही कोई रैंडम डेट ले रही हूँ, मैं कोई ऐसे फिक्स डेट नहीं ले रही, लेकिन आपको जो वो डेट है हमारी, कौन सी डेट, 2 नवंबर 2011, 2 नवंबर सॉरी 2018, ये डेट आपको क्या करनी है, लर्न करनी है, क्योंकि ये हमें क्या हुई है सेक्शन के अंदर दी हुई है। सो आपको ये डेट है वो लर्न होनी चाहिए। मान लो हमने क्या किया, कोई भी चार्ज क्रिएट किया, कब क्रिएट किया, 2017 के अंदर क्रिएट किया था। अब इसके हमें 13, ये कब है, बिफोर है, ठीक है, जो हमने चार्ज क्रिएट किया ये क्या है, बिफोर है। कौन सी डेट से, 2 नवंबर 2018 से क्या है, बिफोर है ये, ठीक है। तो इसके अंदर क्या था, अगर हम 2 नवंबर 2018 से बिफोर कोई भी क्या करते हैं, कोई भी चार्ज क्रिएट करते हैं, तो उसके नेक्स्ट 30 डेज के अंदर क्या करना पड़ेगा, हमें रजिस्टर करवाना पड़ता है, ठीक है। यहाँ से 30 डेज कब खत्म होते हैं, यहाँ पे 30 डेज खत्म होते हैं 1 जुलाई को, ठीक है। तो 1 जुलाई को कंपनी को क्या करवाना था, 1 जुलाई 2017 को कंपनी को क्या करवाना था, अपना चार्ज क्रिएट करवाना था, ठीक है। अगर कंपनी ने क्या किया, चार्ज मान लो क्रिएट नहीं करवाया, तो उस केस के अंदर नेक्स्ट यहाँ पे क्या था, अगर कंपनी चार्ज नहीं करवाती तो नेक्स्ट 300 डेज के अंदर उसे क्या मिल जाता है, 300 डेज, ठीक है। नेक्स्ट 300 डेज नहीं, जहाँ से चार्ज क्रिएट हुआ है वहाँ से 300 डेज, यानी कितने बच गए रिमेनिंग, 270 डेज, यानी ये 30 डेज को लेस करने के बाद 300 डेज हमें क्या मिलते हैं, 270 डेज में हम क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन को मतलब एक्सटेंड करवा सकते हैं। यानी आपको एग्जाम में लिखना तो कितना है, 300 है, हम लोग जनरल अंडरस्टैंडिंग के यहाँ पे क्या ले रहे हैं, 270 डेज ले रहे हैं, यानी हमारे 30 डेज फिनिश हो गए, यानी जो 300 डेज है उसमें ये 30 डेज भी क्या है, इंक्लूड है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है। तो यानी नेक्स्ट सॉरी विद इन 300 डेज के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, चार्ज क्रिएट करवा सकते हैं। तो ये 300 डेज कहाँ से काउंट हो गए, यहाँ से 30 जून से लेकर कौन से 300 डेज के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, इस चार्ज को क्या कर सकते हैं, रजिस्टर करवा सकते हैं। मान लो हमारी कंपनी बहुत लेजी है, लेजी है, लेजी है, उसने क्या किया, 300 डेज मिलने के बाद में उसने क्या किया, रजिस्टर नहीं करवाया। अब कंपनी को क्या दे दिया, एक लास्ट ऑप्शन दे दिया कि कंपनी, ठीक है, उसने मान लो 300 डेज तक चार्ज कंप्लीट नहीं करवाया, और हमारे पास डेट कौन सी आ गई, मान लो हमारे पास डेट अब आ जाती है, मैं ही ऐसे ही कोई डेट एग्ज्यूम करके चल रही हूँ कि 300 डेज खत्म होने के बाद हमारे पास ये डेट आ जाती है, ठीक है। तो मान लो हमारे पास डेट आ जाती है
हम एग्ज्यूम करके चलते हैं कि हमारे पास डेट कौन सी आएगी, हमारे पास डेट आएगी 31 दिसंबर, ठीक है, 2018 हमारे पास ये डेट आ जाती है, ठीक है। अभी तक क्या किया, कंपनी ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और कंपनी के 300 डेज है वो क्या हो जाते हैं, फिनिश हो चुके हैं। अब कंपनी को क्या बोलते हैं कि आपको क्या मिलते हैं, उसके बाद कितने मंथ मिलते हैं, 6 मंथ। कहाँ से मिलेंगे ये 6 मंथ, ये 6 मंथ मिलेंगे 2 नवंबर 2018 से आपको क्या मिलते हैं, 6 मंथ मिलते हैं। इस 6 मंथ के अंदर आप क्या कर सकते हो, चार्ज क्रिएट करवा सकते हो। यानी ऑलरेडी कंपनी का जो 1 महीने का टाइम तो ऑलमोस्ट जा चुका है। अब उसके बाद कंपनी यानी 6 मंथ कंपनी के कहाँ पे खत्म होंगे, यानी देखो नवंबर, उसके बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। यानी आप क्या कर सकते हो, 2 मई यानी 2 मई 2019 से पहले पहले क्या कर सकते हो, 2019 से पहले पहले आप क्या कर सकते हो, कंपनी का जो चार्ज क्रिएट हुआ है उसे क्या कर सकते हो, आप आरओसी में फाइल कर सकते हो। यानी इतना टाइम हमें मिलेगा। आई होप गाइज आपको ये समझ आएगा। देखो क्या हमें बोला हुआ है, पहले कितने थे, 30 डेज। अगर 30 डेज में हम लोग नहीं करवा पाते तो यहाँ से जो स्टार्टिंग से हमें कितने मिलते हैं, 300 डेज मिलते हैं। अगर हम 300 डेज भी नहीं करवाते तो 2 नवंबर 2018 से हमारे पास कितने मिलते हैं, 6 मंथ मिलते हैं कि इसमें तो आपको जमा करवाना ही करवाना पड़ेगा। जब भी हम टाइम एक्सटेंड करवाते हैं तो हमें क्या फीस पे करनी पड़ती है, हमें एडिशनल फ़ी पे करनी पड़ती है, ठीक है। एडिशनल फ़ी दोनों हर बार क्या करनी पड़ेगी, हमें एडिशनल फ़ी पे करनी पड़ेगी। उसके बाद ही क्या होगा, टाइम एक्सटेंड होगा। ये तो था क्या हमारा, जब हमारा चार्ज की रेट होता है कब तक, 2 नवंबर 2018 से बिफोर क्या होता है, हमारा चार्ज क्रिएट होता है, ठीक है। अब देखते हैं उसके बाद हमारे पास जो आता है नेक्स्ट पॉइंट, वो देखो वो क्या आता है। अगर कंपनी ने कोई भी चार्ज क्रिएट किया है, कब क्रिएट किया है, ऑन और आफ्टर, ये डेट आपको ध्यान रखिए। यानी या तो हमने कब चार्ज क्रिएट किया, 2 नवंबर को चार्ज क्रिएट किया, या फिर 2 नवंबर के बाद मान लो 3 नवंबर, 10 नवंबर, 25 नवंबर, दिसंबर। तो उस केस के अंदर क्या होगा, हमारे पास ये वाले लिमिट्स है वो अप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। आपको ये डेट ध्यान रखनी है। अब आप सोच रहे होंगे ये डेट कहाँ से आई, तो ये डेट आई है अमेंडमेंट से। जैसे जैसे अमेंडमेंट आई, यानी जो 2 नवंबर 2018 को क्या हुई है, हमारे पास एक अमेंडमेंट आई है, तो ये अमेंडमेंट की डेट है, उस अमेंडमेंट की डेट है। ये कौन सी डेट है, अमेंडमेंट की डेट है गाइस। अब थोड़ी बहुत नोटिंग भी कर लिया करो जो मैं आपको बताती हूँ। तो ऐसे क्या होगा, जब आप रिवाइज करोगे तो आपको रिवाइज करने में ईजी होगा, आपको याद आ जाएगा कि मैंने कब कहाँ कौन सा एग्जाम्पल दिया था। तो आपके लिए ईजी टू अंडरस्टैंड रहेगा। इसलिए आप डेट को क्या करो, याद मतलब जहाँ मैं थोड़ा बहुत कुछ लिखवाती हूँ तो वो आप लिख लिया करो, तो इससे क्या होगा, आपको समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। अब देखो अब क्या कर रहा है, अगर हमने क्या किया, ऑन और बिफोर किया, हमने ऑन और बिफोर किया, तो उस केस के अंदर हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि कंपनी क्या करेगी, विद इन 30 डेज क्या कर लेगी, चार्ज क्रिएट करवा लेगी। विद इन 30 डेज क्या करेगी, चार्ज क्रिएट करवा लेगी। अगर चार्ज क्रिएट नहीं करवाती कंपनी तो कंपनी को क्या मिलते हैं, नेक्स्ट 30 डेज। यानी ये 30 डेज फिनिश होने के बाद यहाँ से नेक्स्ट 30 डेज के अंदर क्या करेगी कंपनी, क्या करेगी या फिर नेक्स्ट 30 डेज के अंदर रजिस्टर करवा लेगी। यानी टोटल कितने होगी, 60 डेज फ्रॉम क्रिएशन, यानी क्रिएशन से 60 डेज। मान लो कंपनी ने क्या किया, 2 नवंबर को ही मान लो हम चार्ज क्रिएट किया, तो 2 नवंबर से 30 नवंबर तक मतलब 2 दिसंबर हो गए ना, 2 दिसंबर तक कंपनी क्या कर सकती है, चार्ज क्रिएट करवा सकती है, यानी 2 दिसंबर, ठीक है। अगर कंपनी ने 2 दिसंबर तक भी चार्ज नहीं क्रिएट कराया तो उसके बाद कंपनी को क्या मिलते हैं, 30 डेज मिलते हैं। नेक्स्ट 30 डेज यानी 2 दिसंबर के बाद नेक्स्ट 30 डेज कौन से हो गए, यानी 31 दिसंबर होती है तो हमारे पास कितने डेज हो गए, 29 डेज तो ये हो गए। उसके बाद एक दिन और, यानी 1 जन तक, यानी 1 जनवरी 2019 तक हम लोग क्या करवा लेंगे, चार्ज क्रिएट करवा लेंगे। अगर फिर भी कंपनी नहीं करवाती तो उसके बाद कंपनी क्या देती है, 60 डेज विद द एडवलरम फीस। एडवलरम फीस क्या होती है उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। यानी फर्दर एक्सटेंड, यानी अगर उसके बाद अगर ये 30 डेज फिनिश होने, यानी 1 जनवरी को भी हम रिचार्ज मतलब वो रिचार्ज क्या हम लोग रजिस्टर नहीं करवाते तो उसके नेक्स्ट 30 डेज के अंदर, नेक्स्ट 60 डेज के अंदर, नेक्स्ट 60 डेज कौन कितने डेज, नेक्स्ट 60 डेज के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, चार्ज क्रिएट करवा सकते हैं। अगर फिर भी नहीं क्रिएट करवाया तो वो हम लोग क्या मान लेंगे, इसको नॉन कंप्लायंस मान लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ कौन सी लिमिट आई, पहले आई 30 डेज, उसके बाद आई नेक्स्ट 30 डेज, एंड उसके बाद कौन सी आती है, नेक्स्ट 60 डेज। ये तो कब हमें होगा अप्लीकेबल, जब हमने क्या हुआ, ऑन और बिफोर, ऑन और आफ्टर, ठीक है। ऑन और आफ्टर इससे किया, अगर इससे पहले हमने कोई भी चार्ज क्रिएट किया होता है तो उसके अंदर क्या होता है, हमारी 300 वाली और जो 6 मंथ वाली है वो लिमिट क्या हो जाती है, अप्लाई हो जाती है। तो ये आपको डेट ध्यान रख के चलनी पड़ेगी। आपको केस स्टडी बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है।
फिर उसके बाद आपको क्या बोला हुआ है यहाँ पे, अब देखो एड वैलोरम फीस क्या होती है। एड वैलोरम फीस मान लो एक फिक्स परसेंटेज, मान लो आपने क्या किया, अब आप ये क्या करोगे, एक्ट के अंदर पढ़ोगे ना, जो एमसीए वाला एक्ट है जहाँ पे मेरी रजिस्ट्रेशन करा, वहाँ पे आपको ये परसेंटेज दिया हुआ मिलेगा। मान लो कंपनी ने क्या किया, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी के ऊपर क्या किया है, चार्ज क्रिएट किया है, ठीक है। 5 करोड़ की प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज किया है, तो मान लो कंपनी ने क्या प्रेस्क्राइब किया हुआ है कि 0.1% क्या होगा, आप लोगों को क्या करनी पड़ेगी, एक एडिशनल फीस है पे करनी पड़ेगी। तो 5 करोड़ मल्टीप्लाई बाई 0.1%, मान लो जितना भी आता है, ठीक है, तो वो क्या करना पड़ेगा, एज अ फीस हमें क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। यानी कुछ फिक्स परसेंटेज, यानी पेड इन पोर्शन ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एसेट्स, यानी मतलब हमें क्या होगा, जो हमारी एसेट्स है उसके प्रपोर्शन में, यानी कोई मतलब 1%, 0.5%, तो उस पोर्शन में हमें क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है हमारा ये टाइम पीरियड बताया हुआ है। उसके बाद हमें यहाँ पे बताई हुई है प्रोसीजर क्या होती है, ठीक है। प्रोसीजर क्या है, कंपनी टाइम कैसे एक्सटेंड करवा सकती है। अगर कंपनी क्या करवाना चाहती है, टाइम एक्सटेंड करवाना चाहती है, कंपनी रिक्वायर्ड टू मेक एन एप्लीकेशन, कंपनी को क्या देनी पड़ेगी, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। कहाँ पे, रजिस्ट्रार ऑफिस को, कौन से फॉर्म में, प्रेस्क्राइब फॉर्म। ये देखो प्रेस्क्राइब फॉर्म क्या है, CHG1 CHG9, यानी ये फॉर्म आपको याद रहे तो रखना, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इनको याद ही रखो नेम को, तो अगर याद रहता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको इसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। तो कंपनी क्या करेगी, चार्ज क्रिएट करवाती है। प्रोसीजर फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट, ठीक है। तो क्या करेगी कंपनी को, क्या करनी पड़ेगी, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी रजिस्ट्रार को एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में, यानी कौन सा फॉर्म, CHG1 और CHG9, यानी मतलब अगर इन केस ऑफ डिवेंचर, यानी डिवेंचर के केस में हमें CHG9 देना पड़ेगा, और अदर कोई भी केस है तो हमें CHG1 फॉर्म के अंदर सबमिट करवाना पड़ेगा। क्या करेगी, हमें एक्सटेंड करवाने टाइम, ठीक है। और कंपनी क्या करेगी, डिक्लेरेशन देगी विद साइन ऑफ इट्स कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी का सेक्रेटरी के साइन होने चाहिए, उस पर कंपनी के डायरेक्टर के साइन होने चाहिए, और उन्हें रीज़न बताना पड़ेगा कि क्या होगा, कि किस रीजन से उन्होंने डिले किया, मतलब कि क्या वजह हुई जिसकी वजह से वो चार्ज क्रिएट नहीं कर पाए। और डिले की वजह से हमें ये बताना पड़ेगा, जो हमारे इन्वेस्टर हैं, जो हमारे क्रेडिटर हैं, उनके जो राइट पे क्या है, कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं आ रहा। मान लो क्या हुआ, हमने क्या किया, बैंक के अगेंस्ट लोन लिया हुआ है, और हमने जो चार्ज है वो क्रिएट करके रजिस्टर में रजिस्टर नहीं करवाया, तो उस केस के अंदर क्या होगा, अब हमने रजिस्टर नहीं करवाया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ROC को बताना पड़ेगा कि जो बैंक का जो हमें इंटरेस्ट वगैरह पे कर रहे हैं, उनमें कोई भी डिले नहीं हो रहा, मतलब उनका राइट क्या है, इफेक्ट नहीं हो रहा, उनका राइट कोई भी अफेक्ट नहीं हो रहा। तो ये क्या होगा, एक प्रोसीजर है, किस चीज़ की प्रोसीजर, टाइम लिमिट को एक्सटेंड करवाने की। आई होप गाइज आपको ये समझ आई होगी, जो हमने अभी तक जो टाइम लिमिट है वो पढ़ी है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट पे वापस से। यहाँ तक हमने कवर कर लिया था, उसके बाद हम लोग यहाँ पे कर रहे थे कि देखो ये वाला पॉइंट हम लोग पढ़ रहे थे, ये हमें क्या बोल रहा है, रजिस्ट्रेशन बाय द चार्ज होल्डर। तो देखो 78 के अंदर जो भी हमें लिमिट जो टाइम लिमिट हमें डिफाइन की हुई थी, उस टाइम लिमिट कौन सी थी, 30 डेज वाली टाइम लिमिट थी। तो उसके अंदर हम लोग क्या कर लेंगे, उसे रजिस्टर करवा देंगे। अगर हमने रजिस्टर नहीं करवाया तो जो भी और नेक्स्ट जो फर्दर एक्सटेंडेड डेट है उन पे हम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। फिर ये क्या बोल रहा है, रजिस्ट्रेशन बाय द परचेजर, रजिस्ट्रेशन बाय द परचेजर। तो दे कवर अदर केस द रजिस्ट्रेशन where a company purchased some property in whose case a charge was already registered. In case also company purchasing the property shall get charge register in its name, place, seller record और registration, ठीक है। अब मान के चलो, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ इसका, ये क्या बोलना चाहे, उसके बाद हम आके इसको वापस पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मान के चलो हमारे पास क्या, एक हमारी रिलायंस कंपनी है, हमारी रिलायंस कंपनी है, उसने क्या किया, मान लो वो कंपनी क्या करना चाह रही है, राम एंड कंपनी को टेक ओवर करना चाह रही है, ठीक है। अब राम एंड कंपनी की एसेट्स के ऊपर क्या था, चार्ज क्रिएट किया हुआ था बैंक ने राम एंड कंपनी के एसेट्स को चार्ज क्रिएट किया हुआ था, लेकिन जो हमारी रिलायंस कंपनी है वो क्या कर रही है, राम एंड कंपनी को क्या कर रही है, परचेज कर रही है, ठीक है। तो इस केस के अंदर क्या होगा, जो भी चार्ज राम एंड कंपनी के नाम से क्रिएट है, बैंक ने किए हैं, अब वो सारे के सारे चार्ज रिलायंस कंपनी को क्या करवाने पड़ेंगे, ट्रांसफ़र करवाने पड़ेंगे। अब रिलायंस कंपनी बताएगी कि हम क्या कर रहे हैं, राम एंड कंपनी को परचेज कर रहे हैं, और जो भी जो इसका जो चार्ज है, लोन है, वो सब क्या करेंगे, हम लोग पे करेंगे। तो जो चार्ज होगा वो रिलायंस कंपनी के नाम से क्या हो जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा।
यही बात हमें यहाँ पे क्या हुई है, बताई हुई है। देखो अब हम इसको पढ़ते हैं। देखो another, देखो चार्ज वेर कंपनी परचेज सम प्रॉपर्टी ऑफ इन हुज केस चार्ज वाज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, यानी चार्ज उन पे क्या था, रजिस्टर्ड था। तो कंपनी जो परचेज कर रही है उसे क्या करना पड़ेगा, चार्ज रजिस्टर करवाना पड़ेगा खुद के नेम से, इन प्लेस ऑफ सेलर रिकॉर्ड ऑफ रजिस्टर, यानी उसे खुद के नेम से, यानी सेलर हमारा कौन था यहाँ पे, राम एंड कंपनी, परचेजर कौन थी, RLI। तो उसको क्या कराना पड़ेगा, अपने नेम पे उसे रजिस्टर करवाना पड़ेगा। सो उसके बाद आता है हाउ टू गेट रजिस्टर्ड, यानी हम रजिस्ट्रेशन कैसे ले सकते हैं। तो हमें क्या होगा, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, देखो यहाँ पे हमें एक फॉर्म दिया हुआ है, वही हमारा फॉर्म कौन सा, CGH1 या फिर CGH9, जो भी फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड है हमें उसके अंदर क्या कराना पड़ेगा, टुगेदर विद कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी जो हमने इंस्ट्रूमेंट या जो असेट्स हमने क्या किया है, रजिस्टर करवाई है, जिस पे हमने क्या किया है, चार्ज क्रिएट किया हुआ है, तो वो क्या होनी चाहिए, प्रॉपरली साइन होनी चाहिए, जिसने चार्ज किया है और जिस पे चार्ज करा है। यानी रिलायंस, अब देखो जो हमारा बैंक का भी साइन होना चाहिए, राम एंड कंपनी, यानी दोनों के साइन होने चाहिए वहाँ पे। और रजिस्टर ऑफिस के अंदर हम 30 डेज के अंदर क्या कर देंगे, उसे प्रिस्क्राइब फीस के साथ क्या कर देंगे, उसे रजिस्टर करा देंगे। तो ऐसे क्या हो जाएगा, हमारा चार्ज है वो रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद आता है वेरिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट चार्ज, ठीक है, जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है, और मॉडिफाई एनी चार्ज रिक्वायर्ड टू बी फाइल बाय द रजिस्टर शैल बी वेरीफाइड ऑल्सो, यानी अगर हमने कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जिसके ऊपर चार्ज क्रिएट हुआ है तो उसे क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई भी करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये चार्ज है, वो जो जिस प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट किया वो हमारी प्रॉपर्टी है। मान लो ऐसे, तो मान लो क्या होता है, हमारी जो फ्रॉड, हमारे पास देखो दो कंपनी है, ठीक है, एक का नाम क्या है, फ्रॉडलेंट कंपनी, ठीक है। तो ये कौन सी है, हमारी जो फ्रॉडलेंट कंपनी है, इसने क्या किया, किसी मान लो हमारे पास ये फ्रॉडलेंट कंपनी है, ठीक है, एक हाउस था, ठीक है, हम हाउस का ही एग्जांपल लेके चलते हैं। हमारे पास हाउस था, किसका हाउस था हमारे पास, ये चलो हाउस रहने दो, हम लोग यहाँ पे मान के चलते हैं एक बिल्डिंग थी, ठीक है, बिल्डिंग, वो बिल्डिंग किसकी थी, वो बिल्डिंग थी मान लो वो बिल्डिंग किसकी थी, रमन की थी, ठीक है, वो बिल्डिंग किसी रमन नाम की किसी इंडिविजुअल की थी। लेकिन ये फ्रॉडलेंट कंपनी ने क्या किया, बैंक के पास जाके क्या कर दिया, ये इस जो रमन की बिल्डिंग थी उस पर क्या क्या, फ्रॉडलेंट कंपनी ने बोला कि ये बिल्डिंग तो हमारी है और आप इस पर क्या कर दो, चार्ज क्रिएट कर दो और हमें इसके बदले में लोन दे दो, ठीक है, हमें इसके बदले में क्या दे दो, लोन दे दो। ये बात किसको जाके बोली, बैंक को जाके बोली। तो ये तो क्या हुआ, गलत हो गया। अभी जो फ्रॉडलेंट कंपनी की वो प्रॉपर्टी थी ही नहीं, लेकिन फिर भी उसने क्या करवा लिया, उस पर चार्ज क्रिएट करवा लिया। तो इसलिए बोलते हैं कि जो ये बिल्डिंग थी इसका हमें क्या करवाना पड़ेगा, वेरिफिकेशन भी करवाना पड़ेगा कि हाँ भाई ये प्रॉपर्टी किसकी थी, फ्रॉडलेंट एंड कंपनी की ही थी, राम की नहीं थी। तो इसलिए हमें क्या करवाना पड़ेगा, इसे वेरीफाई करवाना पड़ेगा। तो वेरीफाई हम कैसे करेंगे, वेरीफाई कंपनी के लिए, यानी या तो कंपनी की सील उस पर लगी होनी चाहिए, इफ़ एनी। देखो आजकल कंपनी की सील रखना ज़रूरी नहीं होता, अगर कंपनी चाहती है तो रख सकती है, वरना नहीं रख सकती। तो इसलिए बोलते हैं कि कंपनी की सील है या नहीं है, मतलब अगर कोई है तब तो कंपनी की सील होनी चाहिए, अदरवाइज अगर कंपनी की सील नहीं है तो उस केस में होगा हैंड, यानी अंडर द हैंड ऑफ डायरेक्टर या फिर कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, और ऑथराइज ऑफिसर क्या कर देगा, ऑफ द चार्ज होल्डर, वो क्या करेगा, उस पर अपने साइन कर देगा। हैंड का क्या मतलब है यहाँ पे, साइन करना, तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा हैंड, अंडर द हैंड क्या क्या मतलब होता है, साइंड बाय, साइन बाय, ठीक है। साइन बाय यानी या तो किसी डायरेक्टर ने साइन किया हो, या फिर कंपनी के सेक्रेटरी ने साइन किया हो, या फिर कोई भी पर्सन है जो ऑथराइज है उसने साइन किया हो, या फिर कोई और पर्सन जो क्या है, इंटरेस्टेड है इस मोर्गेज और चार्ज के अंदर, यानी किसी ने भी क्या कर दिया हो, साइन किया होना चाहिए। तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये उसी पर्सन के नेम से है, ठीक है। उसके बाद हमने ये पहले ही डिस्कस कर लिया था कि प्रॉपर्टी इन इंडिया भी सिचुएटेड हो सकती है, आउट इंडिया भी सिचुएटेड हो सकती है। तो अगर कोई भी कॉपी, तो हमें क्या करना पड़ेगी, कॉपी ऑफ वेरिफिकेशन बाय द सर्टिफिकेशन इशू अंडर द हैंड ऑफ द डायरेक्टर, यानी जो आउटसाइड इंडिया या इनसाइड इंडिया है उनको भी क्या करना पड़ेगा, हमें उन प्रॉपर्टी को क्या करवाना पड़ेगा, हमें वेरीफाई करवाना पड़ेगा कि हाँ भाई वो कंपनी की प्रॉपर्टी है या नहीं है। तो उस केस के अंदर भी डायरेक्टर या तो साइन कर देगा, या कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी साइन कर देगा, या फिर कोई भी ऑथराइज पर्सन साइन कर देगा। तो वो हम लोग मान लेंगे कि वो क्या है, हमारी ही जो प्रॉपर्टी है, ठीक है। प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, कॉपी में ऑल्सो एडिशनली वेरीफाई सर्टिफाइड इशू अंडर द सम अदर पर्सन कॉपी इंटरेस्टेड इन मॉर्गेज। तो ये सारी वही बातें वापस लिखी हुई है। एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट है, ये मैं आपको पढ़ा चुकी, ये आप भी चार्ट के थ्रू ही कर लेना, आपको लाइनिंग पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं
नहीं है, जितना मैंने इस चार्ट के अंदर बताया वो मच मोर सफिशिएंट आप लोगों के लिए इनफ है, आपको और ज़्यादा इस पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और जो मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं वो आप ध्यान रख लेना, आप उन्हें कहीं नोट भी कर सकते हो क्योंकि ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं व्हेन एवर यू गो ना रिवीजन। सो रेस्ट इज़ योर चॉइस। अगर आपको लगता है कि रिवीजन मतलब नहीं ज़रूरत आपको रिकॉर्ड करने की तो आप मत करो, छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो जो हमारा रजिस्ट्रार होगा वो क्या कर देगा, एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा, वेयर ए चार्ज और मॉडिफिकेशन डुली रजिस्टर बाय रजिस्ट्रार, यानी रजिस्टर के पास क्या हो गया, वो रजिस्ट्रार हो गया, तो जो हमारा एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हमें मिल जाएगा इशू बाय रजिस्ट्रार, ठीक है। तो प्रिस्क्राइब फॉर्म के अंदर ये फॉर्म देखो, फॉर्म नंबर 11 हमें बोला हुआ है यहाँ पे, कौन सा फॉर्म नंबर 11, यहाँ पे हमें बोला हुआ है कि फॉर्म नंबर 11, फॉर्म नंबर 11 देखो ये क्या है, फॉर्म नंबर CG2 के अंदर हमें क्या कर देगा, या फिर CG3 अगर मॉडिफिकेशन कुछ हुआ है। ये मॉडिफिकेशन क्या होता है वो हम आगे के सेक्शंस में डिस्कस करके चलेंगे। यानी अगर कंपनी ने क्या किया, कोई भी चार्ज क्रिएट हो गया तो उसके बाद ROC क्या कर देगी, सर्टिफिकेट दे देगी कि हाँ भाई हमने क्या किया है, चार्ज क्रिएट हो गया है। उसके बाद क्या बताता है कि जो सेक्शन 77 है वो कुछ कंपनियों पे अप्लाई नहीं होगा। किन पे अप्लाई नहीं होगा, नॉट मेड सर्टेन चार्ज विद आर प्रिस्क्राइब्ड कंसल्टेशन विद RBI, यानी कुछ चार्ज हमने RBI के साथ मिलकर कंसल्ट करके अगर किए हैं तो उन चार्ज के ऊपर जो हमने अभी तक जितने भी प्रोविज़न पड़े हैं तो वो सेक्शन 77 क्या नहीं होगा, अप्लाई नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है, बस ये क्या हुआ है, एक नई अमेंडमेंट आई है कि अगर किसी भी RBI के साथ हम कंसल्ट करके अब कोई भी चार्ज प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो उसके ऊपर जो हमारा सेक्शन 77 है वो क्या होगा, अप्लाई नहीं होगा। आई होप गाइस जो आपको हमारा सेक्शन 77 है वो समझ आया होगा। अभी तक हमने सेक्शन 77 के अंदर प्रोसीजरल पार्ट डिस्कस किया है कि हम चार्ज को कैसे रजिस्टर करते हैं, क्या टाइम लिमिट होती है, तो ये सब हम लोगों ने अभी क्या किया, डिस्कस करा है। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। अगर हमने क्या किया, चार्ज नहीं किया क्रिएट, मतलब जो हमारी लिमिट थी, कौन सी लिमिट थी, 30 वाली, फिर 300 वाली, फिर उसके बाद 6 मंथ वाली, यहाँ पे कौन सी थी, 30 और उसके बाद थी 60। अगर इन लिमिट के अंदर हमने चार्ज नहीं किया तो हमारे पास क्या क्या कॉन्ट्रावेंशन होंगे, मतलब हमें क्या क्या बोला जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देख के चलते हैं। उसके बाद हमें आपको कॉन्ट्रावेंशन भी पढ़ने मिलेंगे कि अगर ये चार्ज हम लोग नहीं करते हैं तो हम पे कौन कौन से कॉन्ट्रावेंशन है वो सारे अप्लाई होते हैं। सो अभी हम देखते हैं, देखो ये क्या बोल रहा है, नो चार्ज क्रिएटेड बाय द कंपनी शैल टेकन इनटू अकाउंट बाय द लिक्विडेटर अपॉइंटेड अंडर द कंपनी एक्ट 2013 और इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। ये आपको IBC एक्ट 2016 है जो आपको फाइनल के अंदर पढ़ने को मिलेगा। एनी क्रेडिटर अनलेस इट इज ड्यूली रजिस्टर्ड एंड सर्टिफाइड ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सच चार्ज इज गिवन बाय रजिस्ट्रार। ठीक है, देखो इसका क्या मतलब होता है कि this means that the charge will become void against the liquidator or other creditor of the company. That is, say that at the time of founding up, the creditor whose charge has not been registered will reduce the level of the unsecured creditor. Neither the liquidator nor the any creditor will given the legal recognition charge is not registered. देखो पहले मैं आपको एक एग्जांपल करवाती हूँ, उसके बाद आपको ये समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक एग्जांपल दिया हुआ है। देखो बैंक कौन सा है, ए है, ठीक है। उसने क्या किया, 1 करोड़ का एडवांस दिया, किसको दिया, आकाश लिमिटेड को दिया। और एक क्या किया, बिल्डिंग और लैंड के अगेंस्ट क्या कर दिया, जो थी कहाँ पे लैंड में थी उनके अगेंस्ट क्या कर दिया, एक चार्ज की रेट कर दिया। ठीक है, जो चार्ज की रेट हुआ था वो 1 जून 2019 को हुआ था, लेकिन वो रजिस्टर कब हुआ था, 13 अगस्त 2019 को रजिस्टर हुआ था। यानी विद इन 30 डेज के अंदर हमें रजिस्टर करवाना था, लेकिन हमने नहीं करवाया। और उसके बाद हमने कब करवाया, वो 13 अगस्त को रजिस्टर करवाया हमने। ठीक है, ये देखो ये कब है, एक यानी जो ये हमने चार्ज क्रिएट किया है वो कब है, 2/11/18, उसके क्या है आफ्टर में है। तो हम पे कौन सी लिमिट अप्लाई होगी, हम पे लिमिट अप्लाई होगी फिर कौन सी वाली, 30 और 60 वाली लिमिट है वो हम पे अप्लाई हो जाएगी। सो हमें यहाँ पे क्या बता दिया,
हमने क्या किया हुआ है, कोई चार्ज क्रिएट किया हुआ है और वो हमने क्या नहीं किया, 1 जून को हमने कोई चार्ज क्रिएट किया लेकिन वो हमने 13 अगस्त को क्या करवाया, रजिस्टर करवाया। उसके बाद कंपनी ने क्या किया, एक बैंक बी से 2 करोड़ का एडवांस और ले लिया आकाश लिमिटेड ने, ठीक है। और बैंक बी को क्या, सेम प्रॉपर्टी यानी जिस पे यहाँ पे चार्ज क्रिएट करवाया था वही सेम प्रॉपर्टी क्या करी, यहाँ पे भी उसने क्या किया, वो ही सेम प्रॉपर्टी के ऊपर क्या किया, उसने यहाँ पे चार्ज क्रिएट करवा दिया। और वो रजिस्टर कब करवा दिया, 27 जून को रजिस्टर करवा दिया उसने। इस केस के अंदर क्या होगा, आकाश लिमिटेड क्या होगी, अब लिक्विडेट होगी। तो लिक्विडेट होगी तो जो बैंक बी था उसको तो क्या मिल गया, फुल्ली मिल गया, 2 करोड़ रुपए जो जितने भी रिलाइज हुए वो सारे के सारे फुल्ली रिकवर हो गए। लेकिन बैंक ए है उसको कुछ भी रिलाइज नहीं हुआ, बिकॉज द सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज इन फेवर ऑफ बैंक ए विल नॉट बी प्रेजुडाइज द राइट ऑफ द कंपनी बी to obtain before the charge in favor of bank A was actually registered at bank A priority। अब देखो जिसने पहले रजिस्ट्रेशन करवाया उसको क्या मिलेगी, प्रायोरिटी मिलेगी और उसी का क्या होगा, राइट होगा अमाउंट रिकवर करने का। यानी देखो बी को तो बी ने कब चार्ज क्रिएट करवा लिया था, 20 जून को, और जो ए ने चार्ज क्रिएट करवाया था वो कब करवाया था, 13 अगस्त को करवाया था रजिस्टर। तो इस केस में पहले रजिस्ट्रेशन कब हुआ, 20 जून को हुआ, इसलिए जो राइट है वो किसके पास आ गए, बी के पास आ गए। ए के पास क्या हुआ, कोई भी राइट नहीं हुआ। अब ये क्या हो गया, ए है वो क्या बन गया, हमारा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर बन गया। कौन बन गया, अनसिक्योर्ड बन गया। और बी क्या हो गया, हमारा सिक्योर्ड क्रेडिटर हो गया। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे हमें बोली हुई है इस एग्जाम्पल के अंदर। अब देखो, अब हम इसे पढ़ते हैं तो आपको ईजिली याद हो जाएगी। देखो कोई भी चार्ज है बिकम वॉइड हो जाएगा, कब वॉइड हो जाएगा, जब लिक्विडेटर और क्रेडिटर के अगेंस्ट में, यानी टाइमिंग ऑफ वाउंडिंग अप, ये क्रेडिटर चार्ज हैज बीन रजिस्टर्ड टू विल रिड्यूस द लेवल ऑफ अनसिक्योर्ड, यानी वो क्या बन जाएगा, अनसिक्योर्ड बन जाएगा हमारे लिए। नाइदर द लिक्विडेटर, यानी ना तो लिक्विडेटर ना उस क्रेडिटर उस चार्ज को क्या करवा पाएंगे, रजिस्टर्ड नहीं करवा पाएंगे, यानी रिकॉग्नाइज नहीं करवा पाएंगे उस चार्ज को। मतलब जो पहले चार्ज हुआ था हम लोग क्या करेंगे, अब वही मानकर चलेंगे। और लेकिन अब क्या हो गया, जो अब जो हमारा अनसिक्योर्ड बन गया, ठीक है, अनसिक्योर्ड बन गया, तो कंपनी का क्या होगा, ओब्लिगेशन उस केस में कम नहीं होगा। अब कंपनी को सिक्योर्ड को तो पेमेंट करना ही होता है, लेकिन अनसिक्योर्ड को भी क्या करना पड़ता है, कंपनी को पेमेंट करता है, रीपेमेंट करना पड़ेगा। कंपनी की लायबिलिटी क्या होगी, कम नहीं होगी। ये बात हमें यहाँ पे बोली हुई है। ठीक है, अब क्या होता है कि कोई भी कंपनी है वो क्या नहीं कर सकेगी, इसके अगेंस्ट कोई भी कोर्ट में जाकर केस फाइल नहीं कर सकेगी, कि ये क्या था, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी दोनों पार्टियों की कि वो चार्ज क्या करे, टाइम पे रिजोल्व कराए। फर्दर इट मे बी नोटेड दैट द फेलियर टू रजिस्टर द चार्ज शैड नॉट बी ऑब्जर्व द कंपनी फ्रॉम लाइटी इन रिस्पेक्ट ऑफ। ठीक है, तो इस केस के अंदर क्या हो गया, कंपनी क्या होगी, फेल हो गई, तो उस केस में कंपनी को क्या करना पड़ेगा, जो हमारा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है उसे पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। कंपनी बच नहीं सकती ये बोल के कि मैंने क्या किया है, हम ये तो क्या है, हमारा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है, नहीं, कंपनी को क्या करना पड़ेगा, चार्ज जो है उसको पे करना ही करना पड़ेगा। सो ये हमारा होता है सेक्शन 77 कंप्लीट। और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट सेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन किसके पास बताता है, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज बाय द चार्ज होल्डर। यहाँ पे हमें क्या बताई हुई है, इसकी कुछ एप्लीकेबिलिटीज़ बताई हुई हैं। ये वाला पॉइंट है गाइज, वो हम हमारी अभी हाफ चैप्टर हमने लगभग क्लियर कर लिया और हाफ बचा है, वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करके चलेंगे। आई होप गाइज आपको अच्छे से समझ आया पूरा चैप्टर जितना मैंने अभी तक करवाया है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मैंशन कर सकते हो। प्लीज़ गाइज लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक, और गाइज अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें बिकॉज ये उनके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। ओके गाइज, बाय बाय, स्टे हेल्थी एंड कीप स्माइल।